जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको देते हैं आगामी जितने भी एग्जाम डी ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड की सरकारी नौकरी की तैयारी का जीके जीएस। सुबह 6 बजे करेक्ट करंट अफेयर और रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ और इन तमाम एग्जाम के लिए जीके और जीएस। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वह सामान्य ज्ञान का है, जीके जीएस का है। आपके किसी भी नौकरी में, भारत में या किसी राज्य में जो भी सरकारी नौकरी के लिए जीके जीएस होता है, उसके लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं और जो किसी भी नौकरी में किसी भी लेवल के जॉब में आ सकते हैं। तो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें और दबाकर शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, तो छात्रों इस वीडियो में हमने 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर किए हुए हैं और इस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ साथ में हम आपको और ज्यादा जीके जीएस भी बताएंगे, स्टैटिक जीके बताएंगे। तो आपको हर प्रश्न को लिखना है, हर प्रश्न के उत्तर को लिखना है और जो भी हम आपको स्टैटिक जीके बताएं उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेके बैठिए। चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान ने, जम्मू कश्मीर ने, आंध्र प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ठीक है, आया समझ में? तो ये है भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें इसका जो उत्तर होगा, जो भी छात्र इसका उत्तर बी लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र इसका उत्तर बी लगा रहा है बिल्कुल सही है। और जरा देख लेते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर ने उर्दू को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रस्ताव है, अधिनियम अब खारिज कर दिया गया है। अब खारिज इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ना, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर जो है ये पहले क्या था? राज्य था, एक संपूर्ण राज्य था। लेकिन आपको बता दें सन 2019 में धारा 370 में बदलाव करके जम्मू और कश्मीर को अब बना दिया गया है क्या भैया? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक संपूर्ण राज्य हुआ करता था। 2019 में धारा 370, संविधान की धारा 370, अनुच्छेद 370 में बदलाव करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। एक तो बना भैया जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना क्या भैया? लद्दाख। दूसरा क्या बना भैया? लद्दाख बना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या थी भैया? श्रीनगर थी। वो क्या थी? श्रीनगर है। और लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है? लेह है। ठीक है, चलिए इसके साथ में और भी आपको जीके जीएस बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको भैया आप छापते जाइए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और जरा देखिए कि जम्मू कश्मीर से हमारे कौन कौन सा जीके जीएस इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से, ध्यान देना, किस झील से भाई? शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है भाई? झेलम नदी निकलती है। कौन सी? झेलम नदी निकलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में और कौन सी झीलें हैं? तो जम्मू कश्मीर में झील है भाई बैरीनाग झील। ठीक है, कौन सी झील है? बैरीनाग झील है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? बैरीनाग झील है। और कौन सी झील है? डल झील है। और कौन सी झील है भाई? डल झील है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो यहाँ के किश्तवाड़ का केसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किश्तवाड़ का केसर, किश्तवाड़ जिले का भैया केसर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है भाई? जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो भैया पश्मीना, ठीक है, पश्मीना शॉल,
ठीक है, ध्यान देना, पश्मीना शॉल को भी यहाँ पे क्या मिला है भाई, जीआई टैग मिला है। ठीक है, आए समझ में। जम्मू कश्मीर की जब भी बात करेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जब भी बात करेंगे तो ध्यान देना, जम्मू कश्मीर के मांडा में, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध की चौथी संगीति हुई थी। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क शासन के काल, ध्यान देना, कुषाण वंश के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फटाक से देखिए और जल्दी से आंसर लगाइए। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शन हमारे देश का सरकारी न्यूज चैनल है। दूरदर्शन हमारे देश का सरकारी न्यूज चैनल है और हमें बताना है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी या सलमान सुल्तान। ठीक है, तो चलिए सोचिए, विचारिए और जल्द से जल्द अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? चलिए क्या दे रहा है, देखिए, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो आपको बताते हैं, जो भी छात्र इसमें उत्तर लगा रहा है प्रतिमा पुरी को, तो ये सटीक उत्तर है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो इसी को लगाना। और दूरदर्शन, ध्यान देना, दूरदर्शन हमारा क्या है भैया, सरकारी न्यूज चैनल है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपको बता दें, क्योंकि न्यूज है तो ये प्रेस में आता है। किस में आता है भैया? प्रेस में आता है। तो हमारे भारत की प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, प्रेस स्वतंत्रता, हमारे भारत की प्रेस स्वतंत्रता जो रिपोर्ट है वो क्या है अभी भैया, 159वीं रैंक है। क्या भैया? हमारे भारत की प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में, सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 159वीं रैंक है। ठीक है, और आपको बता दें 183 देशों के सूचकांक में हमारे भारत की 159 यानी 159वीं रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। यानी हमारे यहाँ की जो मीडिया है सब की सब क्या है, भ्रष्ट है। ठीक है, हमारे देश की जो मीडिया है वो सरकार के एक्चुअल कार्य को पूरे जनता को नहीं दिखाती, यानी सरकार की जेब में है क्या भाई, हमारी मीडिया। ठीक है, और आपने न्यूज में देखा होगा, हर एक चैनल अपने आप को कह रहा है कि सबसे नंबर 1 चैनल, भारत का नंबर 1 चैनल, सच्ची खबर पर आधारित, सटीक खबर पर आधारित। और इनकी जो रैंक है जरा देख लीजिए, इनकी रैंक पूरे विश्व में 159वीं है, 183 देशों में। और 159वीं रैंक अगर आ रही है 183 में से, मतलब भारत जैसी भ्रष्ट मीडिया कोई नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्या है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे स्थित है? भोपाल में है क्या, गुवाहाटी में है क्या, चेन्नई में है क्या, या बस्तर में है? ठीक है, तो चलिए मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पे है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे है? भोपाल में है क्या, गुवाहाटी में है क्या, चेन्नई में है क्या, या बस्तर में है? ठीक है, सटीक से उत्तर लगाइए। बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपको लेके आऊंगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि इतने बढ़िया प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आप भी कहेंगे सर मजा आ गया, और प्रश्न में भी आया था, मतलब आपके एग्जाम में भी आया था। ठीक है, इस बात की गारंटी है, तो लगे रहें हमारे साथ, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बता दें, एग्जाम में ऑफलाइन पढ़ाने का, बच्चों को तैयारी कराने का, एग्जाम की सरकारी नौकरी की तैयारी कराने का हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। खास मेरे पास पर्सनली 10 साल का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में तो मैं अभी आया हूं। ठीक है, चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर? तो जो भी छात्र भोपाल लगा रहा है बिल्कुल सही है भाई, जो भी छात्र लगा रहा है भोपाल बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है क्या? भोपाल। अब यहां पर भैया बात हो रही है किसकी? यहां पे मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जीके जीएस जानना आपका हक है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, ध्यान देना, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और आपको बता दें यहां पर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या भैया? नदियों का मायका। यहां से बहुत सारी नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी
मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा। और नर्मदा के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नर्मदा के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। क्या भैया? ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। और ये नदी कहाँ गिरती है भैया? अरब सागर में। ये नदी कहाँ गिरती है भैया? अरब सागर में। और अगर पूछ लें खाड़ी में, तो ये नदी गिरती है भाई खंभात की खाड़ी में। ठीक है, ये नदी गिरती है कहाँ भैया? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूरे भारत के एग्जाम में ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद और भी प्रश्न आता है कि भैया ये जो नदी है ना, ये नदी भ्रंश घाटियों से बहती है। कहाँ से भैया? ये नदी कहाँ से बहती है? नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। और सबसे लंबी नदी है क्या? मध्य प्रदेश की। इसके साथ साथ एक नदी और आती है, ताप्ती नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी कहाँ? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है भाई? पश्चिम की ओर बहती है। और पूछ लेता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भैया? तो ये निकलती है क्या? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक से। ठीक है, और ध्यान देना इसी नर्मदा नदी के ऊपर, ध्यान देना इसी नर्मदा नदी के ऊपर बना है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार हो गया, थोड़ा हिंदी दिक्कत है हमें भाई। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ध्यान देना गुजरात का सरदार सरोवर बांध इसी नदी के ऊपर है। ठीक है, और आपको बात करें जब भी बात होगी क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश की, तो भैया उज्जैन में, ध्यान देना उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या बनाया गया भैया? वैदिक थीम वाली घड़ी। ठीक है, वैदिक थीम वाली घड़ी बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? उज्जैन में। और जब भी बात होगी उज्जैन की, सबसे ज्यादा सोयाबीन, ठीक है ध्यान देना, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है कौन भैया? उज्जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। और इसी तरीके से विस्तारित क्वेश्चन बताते जाएंगे, जिसको आपको छापना भी है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या देहरादून? तो चलिए छात्रों, फटाक से अपना उत्तर लगाइए। और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये स्टैटिक जीके है और ये पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगामी एग्जामों में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा मुझे बताइए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पे स्थित है? हैदराबाद है, नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है या क्या भैया? देहरादून है। क्लियर है? तो चलिए ये आपको आना चाहिए। जो भी छात्र इसमें देहरादून में लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना, जो भी देहरादून में लगा रहा है बिल्कुल सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम में बहुत आता है और यूपी का एग्जाम अभी उत्तर प्रदेश पुलिस होना है। तो यूपी का अमरोहा का ढोलक, ध्यान देना, अमरोहा का ढोलक को क्या मिला है भाई? जीआई टैग मिला है। अमरोहा को ढोलक को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और महोबा का गोरा पत्थर, ठीक है, महोबा का गोरा पत्थर, ठीक है, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ओडिशा, ध्यान देना, ओडिशा की कंधमाल हल्दी, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु, ध्यान देना, तमिलनाडु का मैती केला, ठीक है, मैती केला को मिला है क्या? जीआई टैग मिला है। और अभी जो सबसे बढ़िया करंट अफेयर भी आ सकता है, तो आपको बता दें वो क्या है भैया? देश का पहला, और ये विश्व का पहला भी है, देश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र, देश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो ये बना है भैया यूपी के महाराजगंज में।
ठीक है, यूपी के महाराजगंज में। कहाँ पे भैया? यूपी के महाराजगंज जिले में बना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा आगे क्या है। क्या है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, सूरसागर का, रामायण का या महाभारत का? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उर्दू भाषा में अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है और जल्द से जल्द अपना सटीक उत्तर लगाएं और हमें बताने की कोशिश करें क्या आपका उत्तर है, ठीक है। तो जो भी छात्र यहाँ पंचतंत्र में लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र यहाँ पंचतंत्र में लगा रहा है बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो देखिए, जब भी साहित्य की बात होती है, ग्रंथ की बात होती है, तो ध्यान देना एक किताब है क्या? इंडिका। ठीक है, ध्यान देना एक किताब क्या है? इंडिका। तो इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, क्या भैया? मेगास्थनीज। इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, और इसके बाद हरिजन, ध्यान देना हरिजन जो किताब लिखी थी ये किसने की थी? M.K. गांधी ने। ठीक है, M.K. गांधी ने लिखी थी, यानी हमारे गांधी जी ने इस किताब को लिखा था। उसके बाद देखिए आपको बता दें केसरी समाचार पत्र। तो केसरी समाचार पत्र किसने करवाया था? संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक। अच्छा, किस भाषा में? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। इसके बाद क्या बोलते हैं? मराठा। इसके बाद क्या भैया? मराठा समाचार पत्र। इसको भी लोकमान्य तिलक ने, ध्यान दीजिएगा, इसको भी लोकमान्य तिलक है। और किस भाषा में भाई? किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में। किस भाषा में भैया? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने? बहुत बार आता है, रिपीटेडली आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेडली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा है? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ठीक है, तो ग्रांड ट्रंक रोड आपको बता दें ऑप्शन के हिसाब से शेरशाह ने बनवाया था। किसने भैया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था क्या? ग्रांड ट्रंक रोड। और पूछ ले कहां से बनवाया था, कहां तक बनवाया था भाई? कहां से कहां तक? तो ये बनवाया था कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से लाहौर तक। ठीक है, और छात्रों ये भी याद रखना है कि 1526 में, ठीक है, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। किसने किया भैया? किसने किया? बाबर ने किया। ठीक है, बाबर ने किया। और बाबर का युद्ध किसके साथ हुआ था? ध्यान देना, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी के साथ, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस संबंधित है? सड़क परिवहन से या वायु परिवहन से या जल परिवहन से या रेल परिवहन से? ठीक है, चलिए लगाइए। हमारे भारत में या न्यूज में या अखबार में आपने काफी बार सुना होगा स्वर्णिम चतुर्भुज। तो जरा आप बताएं स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से या रेल परिवहन से? ठीक है, तो आपको बताते हैं जो भी छात्र इसका उत्तर लगा रहा है सड़क परिवहन, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे देखिए जो हमारे 4 महानगर हैं, ये दिल्ली है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है भैया? मुंबई है, और यहाँ पे क्या है? मद्रास यानी चेन्नई, और यहाँ पे क्या है भैया? कलकत्ता। ठीक है, तो इनको बाय रोड जोड़ा गया है एक्सप्रेस हाईवे द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इन 4 महानगरों को एक्सप्रेस हाईवे द्वारा जोड़ा गया है और ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या भैया? सड़क परिवहन, सड़क मार्ग से इन चारों को जोड़ा गया है ताकि व्यापार करने में और ज्यादा सुगम हो। ठीक है, तो ये उत्तर है क्या? सड़क परिवहन। ठीक है, और ये हमारे चारों महानगर हैं। और जो मुंबई है ना, मुंबई की जब बात करेंगे ना, तो यहीं पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्यान देना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई में है। ठीक है, और मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और आरबीआई के उप मुख्यालय इन चारों महानगर में है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है पूर्व
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहां काटते हैं। देखिए फिर से रोड का क्वेश्चन आ गया, फिर से रोड का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई मैटर नहीं करता कि राज्य लेवल का है, राज्य लेवल का एग्जाम है या केंद्र लेवल का एग्जाम है, आएगा प्रश्न, ठीक है। पूर्व पश्चिम जो एक्सप्रेस वे है और उत्तर से दक्षिण जो एक्सप्रेस वे है, ठीक है, देखिए पूर्व से पश्चिम एक्सप्रेस वे ये हुआ और उत्तर से दक्षिण ये हुआ। हमारे भारत में जो सड़क परिवहन के लिए एक्सप्रेस वे बने हैं, तो भैया पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बोल रहा है कि ये राजमार्ग एक दूसरे को कहां काटते हैं। तो आपको बताते हैं ये राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहां भैया, झांसी में। कहां काटते हैं भैया, झांसी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, झांसी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहां काटते हैं ये, झांसी में काटते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि कौन सा हमारा प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए फटाफट आंसर लगाइए भाई, फटाफट उत्तर लगाइए, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, इतना टाइम छात्रों आपको नहीं लगाना है, तुरंत से तुरंत उत्तर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, ठीक है, गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत का मतलब क्या है, गैर परंपरागत का मतलब है जिसको हम बहुत पहले से इस्तेमाल नहीं करते आ रहे हैं, जिसका आविष्कार भी हाल ही में हुआ है और हाल ही में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरा बताइए कोयला क्या हाल ही में मिला है, नहीं, बहुत पहले मिला है, बहुत पहले से शुरुआत करते जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक गैस को भी बहुत पहले जान लिया गया था, पेट्रोलियम को बहुत पहले जान लिया गया था। तो उत्तर क्या होगा भैया, बायोगैस। बायोगैस है भैया गैर परंपरागत गैस, ठीक है, बायोगैस है गैर परंपरागत गैस। और सुन लीजिए यहां पर एनवायरमेंट के चैप्टर में एक गैस बहुत पूछी जाती है, ठीक है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं भाई। मैंग्रोव वन का मतलब होता है दलदलीय वन। तो भारत में सबसे ज्यादा दलदलीय वन पाए जाते हैं कहां भैया, बंगाल के सुंदर वन के डेल्टा के पास, ठीक है। और इन मैंग्रोव वनों को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दलदलीय वन है, ये दलदलीय वन है, सुंदर वन का डेल्टा दलदल है। तो यहां पर एक गैस पाई जाती है जिसको बोलते हैं भैया क्या, जिसको बोलते हैं मार्श गैस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मार्श गैस, ठीक है। और मार्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और मार्श गैस का अच्छा खासा भंडारण है कच्छ की खाड़ी में। ध्यान दीजिए, कच्छ की खाड़ी, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में मार्श गैस का अच्छा खासा भंडार है। और मार्श गैस का फॉर्मूला होता है CH4। और कच्छ की खाड़ी में भी कैसे वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे भैया, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन का मतलब क्या होता है, दलदलीय वन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कैसे प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, मतलब इनमें से, ध्यान दीजिएगा, इनमें से वह कौन सी ऊर्जा को हम बहुत पहले से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी जो हमें प्रकृति से मिली है, ठीक है। तो आपको बता दें क्या है, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल या भारतीय या भूतापीय ऊर्जा या कोयला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी वो ऊर्जा का स्रोत जो हम बहुत पहले से इस्तेमाल करने आ रहे, अभी हाल ही में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत पहले से आ रहे हैं। क्वेश्चन को बड़ा पढ़ के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो जो भी छात्र इसमें भूतापीय ऊर्जा को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भूतापीय ऊर्जा भी हाल ही में इस्तेमाल करना चालू किया है, लेकिन प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला की बात करें तो ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन है आपके और बड़ा सटीक लगाइएगा। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि लगेगा कि सभी के सभी ऑप्शन सही है, सभी के सभी ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन आपको बड़ा सटीक तरीके से उत्तर लगाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से
किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ठीक है, जलीय ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से? तो जो छात्र सौर ऊर्जा लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, सौर ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा, सोलर पैनल जो हम इस्तेमाल करते हैं, धूप की किरणों का इस्तेमाल करके जो हम बिजली बनाते हैं, इसमें वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। तो उत्तर क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 50%, 65%, 70% या 85? अब देखिए छात्र, ये प्रश्न है। अब आप बोलोगे सर ये क्या प्रश्न आप पूछ रहे हैं भाई, मूंगफली में कोई दाने का आकार या दाने का प्रतिशत पूछता है? भाई क्यों ना पूछे भाई, एग्जाम में अगर ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब चालू किया, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 50, 65, 70 या 85? तो आपको बता दें, उत्तर जो लगा रहा है 70 बिल्कुल सही है। ठीक है, जो 70 लगा रहा है बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर कोई राज्य का पेपर आप दे रहे हो तो वहां पे घराना भी पूछ लिया करता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना? तो उत्तर होगा क्या आपका? भैया ग्वालियर घराना। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ठीक है, और अगर पूछ ले कि भारतीय संगीत, ध्यान देना, अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संगीत का स्रोत क्या है, भारतीय संगीत का स्रोत क्या है भैया, तो आप बताएंगे क्या भैया? सामवेद। ठीक है, आप बताएंगे सामवेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में कितने प्रकार के वेद हो पाए? भारत में 4 प्रकार के वेद हो पाए, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सामवेद में संगीत, भारतीय संगीत का उल्लेख है। और जब भी संगीत की बात आएगी तो ध्यान देना, भातखंडे संगीत अकादमी, भातखंडे संगीत अकादमी, ये कहां पर भैया? भातखंडे संगीत अकादमी, ये है भैया लखनऊ में। कहां पे है? ये है क्या? लखनऊ में है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा है? सामवेद, और भातखंडे संगीत अकादमी कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? जो ध्रुपद गायिका थी उनके लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो कौन सा है? ठीक है, मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो आपको बता दें, अभी आपने लगाया ग्वालियर घराना, तो जो छात्र इसमें ग्वालियर घराना लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, और जब भी बात आएगी देखिए संगीत की, तो आपको बता दें, देखिए झूमर, ठीक है, घूमर, ठीक है, घूमर नृत्य कहाँ का है भैया? तो घूमर नृत्य है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। फिर आता है भैया झूमर नृत्य कहाँ का है? तो ये है भैया हरियाणा का। ठीक है, ध्यान देना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। झूमर नृत्य कहाँ का? हरियाणा का है। फिर एक आता है क्या? झूमर, देखिए झूमर, इसमें जो छोटी ऊ की मात्रा है झूमर नृत्य। ठीक है, तो ध्यान देना, जो झूमर नृत्य है ये है भैया बिहार झारखंड का। कहाँ का? बिहार झारखंड का। देखिए इसमें सब में देखिए एक जैसे देखने को लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या प्रश्न है। आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार संबंधित है? तो क्या सितार है, सरोद है, शहनाई है या तबला है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई और तबला। ठीक है, तो वैसे इसमें आपके 2 उत्तर सही हैं। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन इसमें 2 उत्तर सही है। आमिर खुसरो ने तबले का आविष्कार भी किया है और सितार का आविष्कार भी किया है, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आमिर खुसरो भैया सितार और क्या
तबला, ठीक है, इन दोनों का आविष्कार किया इसने। और जब भी आमिर खुसरो की बात होगी ना तो इसने 7 राजाओं का काल देखा था, ठीक है, कितने 7 राजाओं का काल देखा था। और यह क्या था, यह एक सूफी संत था, यह क्या था भाई, एक सूफी संत था। और इसने सितार और तबला का आविष्कार किया था। और यूपी का क्षेत्र अमीर खुसरो संबंधित कौन सा था, एटा, ठीक है, ध्यान देना, क्या भैया, एटा। अगर पूछ ले कि अमीर खुसरो का क्षेत्र यूपी में कौन सा क्षेत्र संबंधित था तो उत्तर क्या होगा, एटा। अच्छा, इसको एक उपाधि दी गई थी, क्या, तूतीय हिंद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तूतीय हिंद, इसको एक उपाधि दी गई थी, क्या, तूतीय हिंद, तोतीय हिंद भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे जरा देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, टीकाकरण से, अनौपचारिक कर्मचारी से, या ई गवर्नेंस से, या महिला सुरक्षा से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है आपका सरकार की योजनाओं से, सरकार ने जो अभी हाल ही में योजना निकाली है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो मिशन इंद्रधनुष, ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो इससे क्या, टीकाकरण से। बच्चों को लगाने वाले जो टीका होते हैं, सभी बच्चों को टीका लग जाए ताकि कुपोषण के शिकार से बचे रहे, बीमारियों से बचे रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किससे संबंधित है, टीकाकरण से, संपूर्ण भारत में टीकाकरण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे अपना प्रश्न देखते हैं। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, ठीक है। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, क्या बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ है, भूटान के साथ है, या नेपाल के साथ है, ठीक है। तो जल्दी से उत्तर लगाइए छात्रों, क्या होगा आपका उत्तर, ठीक है। ये जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है किसके साथ है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, या क्या है, नेपाल है, ठीक है। तो जो भी छात्र यहां पर नेपाल लगा रहा है बिल्कुल सही है, जो भी छात्र यहां पे नेपाल लगा रहा है बिल्कुल सही है। सूर्य किरण भारत के साथ किसका अभ्यास होता है, नेपाल का, ठीक है। इसके बाद आता है भैया गरुड़ युद्ध अभ्यास। तो इसमें कौन है भैया, इसमें भारत है और क्या भैया, फ्रांस है, ठीक है। और इसके बाद आता है स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास। तो इसमें कौन है भैया, इसमें भारत है और क्या है भैया, श्रीलंका है, ठीक है, आए समझ में। और इसके बाद क्या होता है, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड युद्ध अभ्यास। तो ये क्या है भैया, ये भारत और कौन है, ये चीन है, ठीक है। एक आता है क्या, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। तो ये भारत और कौन है भैया, सिंगापुर, ठीक है, भारत और कौन है, सिंगापुर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो युद्ध अभ्यास आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए कि आगे क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या धर्मपाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा छात्रों, गुप्त वंश से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और गुप्त वंश को आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, हर एग्जाम में आएगा। तो आज जब भी नालंदा विश्वविद्यालय की बात होगी तो कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय समर्पित है किस धर्म को भैया, बुद्ध धर्म को समर्पित है, किसको, बुद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। और यहां पर एक नाम आ रहा है समुद्रगुप्त को बोला जाता था भैया भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे भैया, भारत का नेपोलियन, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जब भी बात होगी धर्मपाल की तो धर्मपाल ने बिहार में, ध्यान देना, धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। संस्कृति का स्वर्णिम युग, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग, ये काफी बार आता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग किस काल में था, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग था ये गुप्त वंश में, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कौन से काल में, ये गुप्त काल में था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, तो गुप्त काल में चलाए गए। किस में चलाए गए, गुप्त काल में चलाए गए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? जो उज्जैन है आज मध्य प्रदेश का जो जिला है उज्जैन, उसका प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो चलिए सभी छात्रों लगाइए अपना उत्तर, और क्या है आपके हिसाब से क्या उत्तर है? 16 महाजनपद में से ये प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, पाटलिपुत्र या तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ध्यान देना, जो छात्र इसका अवंतिका लगा रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, जो अवंतिका क्या है? उज्जैन का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, ये अवंतिका एक महाजनपद था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। क्लियर है? अब देखिए, जब भी यहां पर बात होती है महाजनपद की, तो टोटल भारत में कितने महाजनपद हुए भाई? 16 महाजनपद हुए। कितने? 16 महाजनपद। हमारे पूरे भारत में कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद। अच्छा, एक प्रश्न इससे रिलेटेड आता है कि 16 महाजनपद में से यूपी में कितने जनपद थे? ठीक है, ध्यान देना, यूपी में कितने जनपद थे? तो आपको बता दी, यूपी में 16 में से 8 जनपद खाली यूपी में थे। कहां पे भैया? 8 जनपद, 16 महाजनपद में से 8 जनपद खाली किसमें थे? यूपी में थे। क्लियर है? आए समझ में? और जब भी बात होगी उज्जैन की, तो उज्जैन में सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। और आपको बता दें, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है? उज्जैन में है। उज्जैन में अभी हाल ही में वैदिक घड़ी बनाई गई है। वैदिक घड़ी। ठीक है, ध्यान देना, वैदिक घड़ी बनाई गई है। कहां पे? अभी उज्जैन में। क्लियर है? उज्जैन में एक नदी है जिसका नाम है भैया शिप्रा नदी। उज्जैन में एक नदी है जिसका नाम है शिप्रा नदी। और हमें क्यों पढ़ना शिप्रा नदी? क्योंकि इसी नदी किनारे लगाया जाता है क्या? महाकुंभ मेला। ठीक है, इसी नदी किनारे लगाया जाता है क्या? महाकुंभ मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? भारत में हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या उपयुक्त? ठीक है, उपयुक्त। ठीक है, उपगुप्त होगा, ये उपगुप्त होगा। ठीक है, भारत में हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या उपगुप्त? ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर क्या है? स्कंदगुप्त। ठीक है, भारत में हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? स्कंदगुप्त में हुआ। जब भी बात होगी समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को बोला जाता है भैया क्या? भारत का नेपोलियन। क्या भैया? भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। और ये राजा ने ना सिक्के जारी किए। ठीक है, इस राजा ने क्या जारी किए? सिक्के। अब सिक्के तो बहुत सारे राजा ने जारी किए, हमें इसे क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस राजा ने जो सिक्के जारी किए थे, खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया था। खुद को वीणा बजाते हुए। ठीक है, खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया था। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो गुप्त वश है वो क्या? संगीत प्रेमी थे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? संगीत प्रेमी थे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 30 क्वेश्चन की ये सीरीज है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, और सबसे पहले उसको पढ़ने वाला कौन था? क्या था? पादरेटी, विलियम जोन्स या जेम्स प्रिंसेप या उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला, चलिए फटाक से आंसर लगाइए, जल्दी से लगाइए। ठीक है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में भी बताएं। ठीक है, देखिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर हुआ क्या? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और अशोक ने कौन सा धर्म इसने अपनाया? तो इसने अपनाया था क्या भैया? बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था भाई? बौद्ध धर्म अपनाया था। क्लियर है? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। और आपको बता दें कलिंग का युद्ध भी किसने लड़ा? सम्राट अशोक ने लड़ा। ठीक है, सम्राट अशोक ने लड़ा। ठीक है, सांची का स्तूप बनाया। और आपको बता दें चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती की उपाधि, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि किसने धारण की भैया? धारण की सम्राट अशोक ने। ठीक है, देव नाम पियदस्सी, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, देव नाम पियदस्सी। ठीक है, देव नाम पियदस्सी उपाधि धारण की किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, और कौन से वंश से था ये? तो ये था भैया मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई।
जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा? तो आपको बता दें, कलिंग के युद्ध के बाद, राजा खारवेल को हराने के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में जहां जहां ये जा सकते थे बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। लेकिन सम्राट अशोक ने दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म का प्रसार किया और श्रीलंका तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने ही बेटे महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा वहां पे, अपने बेटे और बेटी को, ठीक है, बेटे और बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों बेटा और बेटी है किसके? अशोक के। और इन्होंने श्रीलंका में भेजा धर्म प्रचार के लिए, कौन से? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो उत्तर हुआ क्या? महेंद्र एवं संघमित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जरा देखिए क्या है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास, कांस्य या जौ, ठीक है। मुद्राएं, कपास, कांस्य, औजार या जौ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम का, ऐसा सिरदर्द है, सिंधु घाटी सभ्यता से 1 या 2 प्रश्न हमेशा आएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आप पढ़ें इतिहास को तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, हर एग्जाम में आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु का सबसे ज्यादा उत्पादन में थे? तो जो भी छात्र लगा रहा है कपास में, कपास बिल्कुल सही है, ठीक है। और पूरे विश्व में, ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में कपास उगाने वाले पहले, ठीक है, कपास उगाने वाले कौन थे भाई? पहले कौन थे? तो पहले हड़प्पा वासी ही थे, ध्यान देना, हड़प्पा वासी ही थे। पूरे विश्व में अगर कहीं कपास उगाया गया है तो वो हड़प्पा सभ्यता में उगाया गया है, हड़प्पा वासियों द्वारा। क्लियर है? अब देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा वासी है ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहला शहर सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। और आपको एक चीज बता दें, यहां पर ये जो हड़प्पा था ये रावी नदी के किनारे था। क्या भैया? रावी नदी के किनारे था। और एक और जगह थी मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह थी। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और इसको ढूंढ निकाला था भैया राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न क्या है जरा देख लीजिए। आगे का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। जब सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, आज से कम 5 से 10 हजार साल पहले, तो उस समय हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो बड़े वैज्ञानिक तरीके के लोग थे और शहरी जीवन जीते थे। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था भैया? बयानी बंदरगाह क्या था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जो छात्र लगा रहा है भैया लोथल में, जो छात्र लगा रहा है लोथल में, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोथल भारत का प्राचीनतम बंदरगाह, ठीक है, लोथल भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है, लोथल भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है। और ये कहां पे भैया? ये है गुजरात में। और अगर पूछ ले किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। क्या भैया? भोगवा, गुजरात की भोगवा नदी किनारे। और पूछे कि और यहां से क्या पाया गया है, तो यहां पाया गया है धान की भूसी। यहां से क्या पाई गई है भैया? धान की भूसी। सिंधु घाटी सभ्यता में यहां से पाई गई धान की भूसी, यानी धान की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं लोथल। और पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह क्या है? लोथल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और श्रवण बेलगोला। आपको बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की थी और कई युद्ध जीते इन्होंने और कई बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया, अपने अंतिम दिनों में इन्होंने जो समय बिताया वो श्रवण बेलगोला, ठीक है, श्रवण बेलगोला की पहाड़ी में। और ये श्रवण बेलगोला कहां पे है? ये है भैया कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, इन्होंने कौन सा धर्म ज्वाइन किया? तो इन्होंने जैन धर्म ज्वाइन किया, ठीक है, ध्यान देना, जैन धर्म ज्वाइन किया। और इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे भाई? इनके गुरु थे भैया भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, इनके जो गुरु थे भद्रबाहु। और कर्नाटक की श्रवण बेलगोला पहाड़ी में तपस्या करते करते इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। कपिल मुनि जो हमारे देश के बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने किस दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत की या प्रतिपादन किया? उसका पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन। ठीक है, तो जो भी छात्र यहाँ पे सांख्य दर्शन में लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र यहाँ पे सांख्य दर्शन में लगा रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, पाइरोमीटर विज्ञान का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयोग होता है? क्या उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब? तो आपको बता दें उच्च ताप, हाई टेम्परेचर नापने के लिए पाइरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देख लीजिए। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? दिल्ली में जहां पर कुतुब मीनार बना है महरौली में, उसी प्रांगण में एक लौह स्तंभ गड़ा है और वो लौह स्तंभ हमें किसकी जानकारी देता है? कुमार गुप्त की या विक्रमादित्य की या चंद्रगुप्त प्रथम की या स्कंदगुप्त की। ठीक है, तो आपको बता दें वो लौह स्तंभ हमें देता है जानकारी किसकी? विक्रम आदित्य की। और विक्रम आदित्य एक उपाधि थी। ठीक है, विक्रम आदित्य एक उपाधि थी और आपसे पूछ सकता है कि किस राजा ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की? तो वो राजा है भैया चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं क्या है भैया। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? जब हमारे देश में महाजनपद काल चलता था तो महाजनपद के, ध्यान दीजिएगा, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? क्या मुखिया, क्या जिलाधिकारी, क्या ग्राम प्रमुख या इनमें से कोई नहीं? तो जो छात्र लगा रहे हैं ग्राम प्रमुख, ये बिल्कुल सही है। क्या कहते थे भाई? ग्राम प्रमुख कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने आईने अकबरी और अकबरनामा, निम्न में से किसने आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी? तो फैजी ने लिखी क्या? हकीम हुमाम ने लिखी क्या? अबुल फजल ने लिखी या अब्दुल रहीम ने लिखी? ठीक है, चलिए छात्रों लगाइए आपका उत्तर। फैजी ने लिखी या हकीम ने लिखी या अबुल फजल ने लिखी? तो जो भी छात्र इसमें अबुल फजल लगा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो छात्रों यहां से आपके 30 प्रश्न समाप्त हुए। कल फिर आएंगे इसी समय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।